Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. Meiosis, that is also known as reductional division. अब meiosis जो है उसकी अगर हम टाइप्स देखें तो उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो meiosis है वो कौन से सेल्स में या किस ड्यूरेशन में परफॉर्म होती है। तो टाइप्स देखेंगे अगर हम meiosis की, तो meiosis की 2 टाइप्स हैं। एक है गैमेटिक meiosis and the second one is sporic meiosis. अब जो इसमें गैमेटिक meiosis है that take place during it is taking place during gamete formation. इसका मतलब जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त ये meiosis टेक प्लेस हो रही होती है। और दूसरी है स्पोरिक, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है। स्पोर बनते हैं इन द केस ऑफ प्लांट्स, so that take place in the case of plants and that take place in the case of animals during gamete formation. So remember, we have discussed about this in the gametogenesis topic. So gametic meiosis. अब meiosis की हम डिवीजन देखते हैं। तो meiosis जो है वो डिवाइड होता है इनटू 2 फेजेस। इसकी 2 फेजेस होती हैं, meiosis 1 एंड meiosis 2। अब जो meiosis 1 है उसकी फर्दर डिवीजन देखिएगा। meiosis 1 फर्दर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस 1, अभी हम फ्लो चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, और साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1। अब जो है इसमें कैरियोकाइनेसिस, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, नंबर 2 मेटाफेज 1, नंबर 3 एनाफेज 1, नंबर 4 टीलोफेज 1, और उसके बाद फिर ये साइटोकाइनेसिस 1 जो है वो परफॉर्म होता है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन इस तरह आस्क होता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज लेंथी फेज ऑफ meiosis 1। तो उसमें ऑप्शंस आती हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 and telophase 1. So the most lengthy phase is prophase 1। अब वो लेंथी है तो उसकी फिर आगे जो टाइप्स हैं अब वो देखिएगा। प्रोफेज 1 is further subdivided into, it is further subdivided into, तो याद रखें ये स्टेजेस के नाम। सबसे पहले लेप्टोटीन, इनके अंदर क्या कुछ होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें डेवलप होते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं इन स्पेसिफिक जो सब टाइप्स हैं। लेप्टोटीन के बाद आता है जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद आता है पैकीटीन। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट इसके स्टेप्स हैं बेसिकली प्रोफेज 1 के। इसके बाद आता है डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद द लास्ट वन इज डायाकाइनेसिस। तो दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इसके बाद जो meiosis 2 है, अब बेसिकली अगर हम रिडक्शन डिवीजन की बात करते हैं ना तो वो meiosis 1 बेसिकली रिडक्शन डिवीजन है, ये है रिडक्शन डिवीजन। और जो meiosis 2 है ये है इक्वेशनल
डिवीजन। तो दैट इज़ लाइक माइटोसिस। ये मियोसिस 2 जो है ये माइटोसिस की तरह होती है। अब इसमें अगेन आता है फिर कैरियोकाइनेसिस 2 आएगा, कैरियोकाइनेसिस 2 इसके अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से साइटोकाइनेसिस 2। और अब अगर हम इसकी कैरियोकाइनेसिस की डिवीजन देखें तो वो उसी तरीके से प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, ये मेटाफेज 2 है। नंबर 3 एनाफेज 2 एंड नंबर 4 इज टीलोफेज 2। और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात और वो ये कि ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इंटरफेज। अब इंटरफेज जब वो सेल जिनकी मायोसिस होती है वो इंटरफेज में जाते हैं, इंटरफेज के बाद वो सेल फिर मियोसिस में आ जाते हैं, ठीक है। अब मियोसिस की क्योंकि 2 फेजेस हैं, अब इंटरफेज में सेल के अंदर जो भी मटेरियल एक्यूमुलेट हुआ वो मियोसिस 1 के स्टेज में यूटिलाइज हो जाता है। तो उस मियोसिस 1 के बाद जो अब 2 डॉटर सेल बनते हैं, तो ये बात आपने ये भी याद रखनी है कि अगर मैं सपोज बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो दैट जो मियोसिस है दैट ओनली टेक प्लेस, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है, ओनली टेक प्लेस इन डिप्लॉयड सेल, ये बात याद रखनी है। तो अगर ये 46 क्रोमोसोम वाला सेल है, या इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये 2n है, तो जब होगी इसकी मियोसिस 1 तो ये 2n हाफ में यानी कि 1n में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मियोसिस 2 होगी जब इस सेल की, और जब मियोसिस 2 होगी इस सेल की, तो इस सेल की मियोसिस 2 के बाद क्या होगा, टेल मी क्या होगा, 2 और सेल बनेंगे, ठीक है। ये 2 सेल बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे, और इसके बाद भी 2 सेल बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। टोटल 4 डॉटर सेल्स बनेंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस। सो अगर अब मियोसिस 1 के बाद जब ये 2 सेल बन रहे हैं, 2 डॉटर सेल बन रहे हैं जो हाफ हो चुके हैं, जो रिडक्शन डिवीजन हो चुकी है, तो इन 2 सेल की फॉर्मेशन में वो तमाम मटेरियल यूज़ हो चुका है जो इंटरफेज में सेल के अंदर एक्यूमुलेट हुआ था। तो इसका मतलब है कि जब ये सेल जो बनेंगे ये फिर जाएंगे इंटरफेज, तो दी सेल्स अगेन गो इनटू द इंटरफेज, यानी कि साइटोकाइनेसिस के बाद ये सेल इंटरफेज में जाएंगे, ठीक है। तो ये सेल आफ्टर साइटोकाइनेसिस एंटर होंगे इंटरफेज में, और उस इंटरफेज को कहते हैं फिर इंटरकाइनेसिस। अब इंटरकाइनेसिस डिफरेंट है एज कम्पेयर टू, इंटरकाइनेसिस से होने के बाद फिर ये कैरियोकाइनेसिस 2 में एंटर होंगे। अब जो इंटरकाइनेसिस है ना, उसमें डिफरेंस क्या है, इंटरफेज से उसका क्या डिफरेंस है, क्योंकि इंटरकाइनेसिस में एस फेज नहीं होती, ये बात याद रखनी है कि इंटरकाइनेसिस में एस फेज प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी डुप्लीकेट हो जाता है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है एस फेज के अंदर। तो अब जो इंटरकाइनेसिस है जिसको हम इंटरफेज 2 भी कह सकते हैं, इसमें अब डुप्लीकेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर डुप्लीकेशन हो जाएगी तो फिर वो और हाफ कैसे होगा, तो डुप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक है। और वो डायरेक्ट G1 से जो सेल हैं दे विल एंटर इनटू द मियोसिस 2 स्टेज, और उसके बाद ये सारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है, और इस तरीके से गैमीट और स्पोर की फॉर्मेशन होती है। सो नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द प्रोफेज 1। अब जो प्रोफेज 1 है वो यहाँ पे शो किया मैंने सबसे पहले इंटरफेज में आई एम शोइंग द 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये शो हुआ है लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में क्या होता है, जो सबसे पहली फेज़ है प्रोफेज 1 की, उसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिन हैं
जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं दे स्टार्ट कंडेंसेशन, यानी कि उनकी जो कंडेंसेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। और ये जो फाइबर्स हैं ये अटैच हैं इस वक्त विद दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ये अटैच हो जाते हैं। और ये जो फाइबर्स हैं, जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, दे अपीयर बीडेड। सो इस स्टेज को इसलिए एक और नाम भी दिया जाता है बुके स्टेज, द बुके स्टेज। तो डेट इज द नेम गिवन टू दिस स्पेसिफिक लैप्टोटीन। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जाइगोटीन में क्या होता है। जाइगोटीन में अब क्या होगा, जाइगोटीन में अब होगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, साइनेप्सिस होगी। साइनेप्सिस बिगिंस, और ये जो साइनेप्सिस है दैट इज बेसिकली फर्स्ट इसेंशियल फिनोमिना, ये बात याद रखनी है, फर्स्ट इसेंशियल फिनोमिना है। और साइनेप्सिस होगी। साइनेप्सिस इज बेसिकली व्हाट, साइनेप्सिस इज बेसिकली पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो लैप्टोटीन स्टेज में, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये स्टार्ट हो जाते हैं एक दूसरे के पास आना, कम क्लोजर, यानी कि स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। बट यहाँ पे फिर ये इन द जाइगोटीन इनकी पेयरिंग हो जाती है, जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। ये जो पेयरिंग है ये हाईली स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो अंडरस्टैंड करने वाली, कि दिस इज हाईली स्पेसिफिक एंड पॉइंटेड, हाईली स्पेसिफिक एंड पॉइंटेड, यानी कि एग्जैक्टली ये पॉइंटेड होगी और इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब इसको ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे अपीयर हो गया, इस पेयरिंग के बाद ये जो स्ट्रक्चर अपीयर हो गया, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फिर बाईवेलेंट और टेट्राड। अब इसको ये नाम क्यों दिया जाता है, बाईवेलेंट और टेट्राड, इसको ये नाम क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है, बाईवेलेंट मीन्स कि ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए इसको बाईवेलेंट कहते हैं। और टेट्राड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज़ टेट्राड। तो अब जाइगोटीन में क्या हुआ कि साइनेप्सिस हुई, होमोलोगस क्रोमोसोम ने एक दूसरे के करीब आना शुरू कर दिया लैप्टोटीन में, यहाँ पे वो पेयरिंग हो गई, पेयरिंग स्पेसिफिक है, पॉइंटेड है, लेकिन इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये किसी भी जगह से हो सकती है स्टार्ट। और इसके ये जो पेयर्ड अब जो क्रोमोसोम है, जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, अब इसको हम बाईवेलेंट और टेट्राड कहते हैं। ये पेयर्ड हो चुका है लेकिन अब ये फ्यूज नहीं हुआ, तो इसे बाईवेलेंट और टेट्राड कहते हैं। नाउ फ्रॉम जाइगोटीन, जहाँ पे सिनैप्टोनीमल कम्प्लेक्स जो है ये बन चुका था, अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा दैट इज पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होता है कि ये जो सिनैप्टोनीमल कम्प्लेक्स है ये कंप्लीट हो गया, यानी कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाती है। क्रोमोसोम की कंडेंसेशन किस स्टेज में पीक पे होती है? पैकिटीन में होती है। क्रोमोसोम इसमें थिक हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फिर उसके बाद प्रोसेस जो होता है यहाँ पे दैट इज क्रॉसिंग ओवर, और ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर होगा, रीशफलिंग ऑफ जीन्स हो जाएगी और फिर चार्ज मेटा की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए पहले ये समझिएगा
तो ये क्रोमोसोम पेयर है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पेयर में व्हाट विल हैपन कि ये पहले इस तरीके से साइनेप्सिस हुआ, उसके बाद ये ऐसे क्रॉसिंग ओवर हुआ, फिर उसके बाद जब जेनेटिक एक्सचेंज हो गया, रीशफलिंग ऑफ जीन्स हो गई, तो दैट इज chiasmata formation. After pachytene, then there is start of the diplotin. अब डिप्लोटीन में important points क्या हैं कि इसमें साइनाइटोनीमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेकेज हो गई, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेट होना स्टार्ट हो गए, बट दे रिमेन अटैच एट दिस chiasma। इसका मतलब chiasma विजिबल हो जाएगा इन दिस स्टेज। सो इसमें अब क्या होता है एक्चुअली, ये इसी तरीके से ये जब ऐसे अटैच हो गया, उसके बाद एक जो है जेनेटिक एक्सचेंज हो गया, तो अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये पहले इस तरीके से थे, उसके बाद ऐसे सेपरेट होते 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 और उसके बाद ये टिप पे जब आएंगे तो फिर ये एक दूसरे से अलहदा होंगे। तो ये जो टिप तक आना है इसको कहते हैं हम टर्मिनल चियाज़मेटा, ये टर्मिनलाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। तो यहाँ से ये इसकी जो टर्मिनाइजेशन है ना वो डिप्लोटीन में स्टार्ट हो जाती है और ये टिल डायागोनेसिस तक रहती है, और टर्मिनल जो चियाज़मेटा है वो यहाँ तक अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डायाकाइनेसिस में क्या होता है। नेक्स्ट फेज इज द डायाकाइनेसिस। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। इन दिस स्टेज व्हाट विल हैपन, न्यूक्लियर एनवेलप की फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो गई, क्रोमोसोम कंडेंसेशन इस फेज में मैक्सिमम हो जाती है, और जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं, बट दे रिमेन अटैच एट दैट चियाज़मा, और इसको कहते हैं हम, ये टिप पे अटैच होते हैं, टर्मिनल चियाज़मेटा एंड हो जाता है यहाँ पे, और न्यूक्लियाई जो हैं वो इस स्टेज में डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, और तो इसके बाद जो है वो स्टेज आएगी मेटाफेज 1। सो इन मेटाफेज 1 स्टार्ट में क्या होता है इस फेज के कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा और स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो जाएंगे, और काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं, एंड दीज आर दी पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होंगे, और ये जो क्रोमोसोम है ये अलाइन हो जाएंगे एट द सेंटर ऑफ द सेल, और ये जो बाईवेलेंट है इस वक्त ये एक यूनिट के तौर पे काम करेगा, और जो है इसके नतीजे में क्या होगा कि जब वो सेंटर में आएंगे तो मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम देखते हैं व्हाट विल हैपन इन एनाफेज 1 एंड देन टेलोफेज 1 एंड देन द फर्दर फेजेस। नाउ इन एनाफेज 1 व्हाट विल हैपन, ये जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट हो रहे हैं। ठीक है, जब ये इलोंगेट होंगे तो उससे पुलिंग फोर्स आएगी, पुलिंग फोर्स के नतीजे में जो ये अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दे गेट सेपरेट, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे, और एनाफेज इज बेसिकली द रिडक्शन फेज, क्योंकि इसी फेज में अगर हम माइटोसिस की बात करें तो एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, जब एनाफेज ऑफ माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, जबकि एनाफेज 1 में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। एनाफेज ऑफ माइटोसिस में जब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है। एनाफेज 1 में जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं तो रिडक्शन डिवीजन होती है, इसको रिडक्शन फेज कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टेलोफेज में क्या होता है। नाउ इन द केस ऑफ टेलोफेज व्हाट विल हैपन, दैट इज आल्सो रिवर्सल ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोफेज जो स्टेजेस होती हैं। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गए हैं और स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो गए हैं। ठीक है, इसमें एट द एंड अब टेलोफेज के बाद यहाँ पे प्रोसेस आएगा साइटोकाइनेसिस 1, और साइटोकाइनेसिस 1 के नतीजे में
जो हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साइटोकाइनेसिस को, तो उसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ पे दो सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो ये सेल्स जो हैं, ये आप देख सकते हो, ये क्रोमोसोम्स, और ये इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं, और दिस इज़ लाइक दिस वन। तो ये डिफरेंट जो क्रोमोसोम यहाँ पे फॉर्म हुए, और ये जेनेटिक शफलिंग भी शो हो रही है यहाँ पे विद द ब्लू एंड विद द ब्लैक वन। तो दिस इज़ हाउ द साइटोकाइनेसिस वन टेक प्लेस, और उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है प्रोफेज 2 और मेयोसिस 2, और उसमें फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 हैपन्स होंगी, और उसके बाद फिर happening होगी again the formation of the four daughter cells at the end. So now we will discuss about meiosis 2. Meiosis 2, that is exactly like mitosis, और इसको भी इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं meiosis 2 को। अब ये वो डॉटर सेल्स हैं जो meiosis 1 के एंड पे फॉर्म हुए, और इन डॉटर सेल्स का आप meiosis 2 में जाएंगे और हर स्टेज से क्रॉस करके एट द एंड साइटोकाइनेसिस तक पहुंचेंगे। सो प्रोफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होगी, माइटोटिक अपरेटस फॉर्म होगा, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल ऑब्वियसली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन होगी। एनाफेज 2 जो कि अगेन क्रिटिकल है, इसमें सिस्टर 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 क्रोमोस प्लेट जो है वो सेपरेट होंगे एंड मूव टू अपोजिट पोल्स। उसके बाद दिस इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज 2, क्रोमोसोम डिकंडेंस होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलाई रीअपियर होंगे, स्पिंडल्स जो हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे। उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 में क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होगी, एंड यू कैन सी द 4 हैप्लॉइड सेल्स एंड ईच सेल्स हैज अ सेपरेट स्पेसिफिक genetic recombination. Here you can see this chromosome contains the genes of this one, and this chromosome contains the genes of this one. So these 4 haploid cells are the different cells from each other. So this is how at the end of meiosis 4 haploid cells are formed. I hope you have understood all the process very carefully. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम इससे रिलेटेड इंशाल्लाह MCQs को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, इस पूरे सेल साइकिल से रिलेटेड। सो मिस्टेक्स इन मियोसिस में सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन कहते हैं हम सेपरेशन को। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू सेपरेट प्रॉपर्ली ड्यूरिंग मियोसिस। अब होना क्या चाहिए था, ये प्रॉपर सेपरेशन है जो आपके सामने यहाँ पे आ रही है स्क्रीन पे। अब ये सेपरेशन है, बट नॉन डिसजंक्शन के बाद क्या होता है, you can observe in the third one and in the fourth one, जो कि सेल्स हैं, डॉटर सेल्स हैं meiosis 2 के बाद। अब इसमें आप देख रहे हो कि एक जो सेल है डॉटर सेल, उसमें डबल क्रोमोसोम चला गया, और दूसरा जो सेल है उसमें क्रोमोसोम की तादाद कम हो गई। तो इसे कहते हैं हम नॉन डिसजंक्शन। अब ये क्यों होता है, नॉन डिसजंक्शन तब होता है जब स्पिंडल फाइबर जो एक सेंट्रियोल से अटैच हो जाए बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स को। तो एक ही सेंट्रियोल से आप देख सकते हो, ये ऐसे एक सेंट्रियोल से अटैचमेंट होगी है बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स को और बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब एनाफेज आएगी तो ये सेपरेट नहीं होंगे, स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन सेंट्रियोल अटैचिंग टू बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो फिर ये सेपरेशन नहीं हो पाएगी। उस एज ए रिजल्ट क्या होगा कि एबनॉर्मल गैमीट्स जो है वो फॉर्म होंगे, और जब ये एबनॉर्मल गैमीट फर्टिलाइज करेंगे नॉर्मल गैमीट के साथ, तो व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्राइसोमिक जाइगोट, यानी कि ट्रिपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो गया। और अगर वो एबनॉर्मल गैमीट जिसके अंदर क्रोमोसोम नहीं था, एक क्रोमोसोम मिसिंग था, अगर वो नॉर्मल गैमीट के साथ यहाँ पे यूनाइट करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो मोनोसोमिक जाइगोट बनेगा जिसमें एक
पेयर ऑफ क्रोमोसोम या एक क्रोमोसोम जो है वो कम होगा। तो इसमें अब हम देखते हैं ये टेबल जो आपकी बुक में दिया गया है। 3 किस्म के इसमें जो है वो सिंड्रोम्स हैं। इसमें सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, तो आपने एक-एक पॉइंट इसका याद रखना है। डाउन सिंड्रोम में किस जेंडर में होता है? मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ओनली अकर्स इन मेल्स, टर्नर सिंड्रोम ओनली अकर्स इन फीमेल्स। क्रोमोसोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21 यानी कि 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, 45 प्लस XX एंड XY। ये इसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा होगा और वो क्रोमोसोम कौन सा होगा? ऑटोसोम नंबर 21। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम है वो 47, इसमें जो क्रोमोसोम ज्यादा होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। टर्नर सिंड्रोम में एक मिसिंग सेक्स क्रोमोसोम होगा, तो वो 45 हो जाते हैं और उसको 44 प्लस X नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एबॉर्शन डाउन सिंड्रोम की केस में 40 में से 1, क्लाइनफिल्टर में कोई एबॉर्शन रिपोर्ट नहीं हुआ। टर्नर सिंड्रोम में 18 में से 1। बर्थ की बात करें तो हर 700 में से एक बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम का होता है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 1500 में से एक बच्चा होता है, बहुत रेयर है। और उससे भी ज़्यादा रेयर है टर्नर सिंड्रोम जो 6000 में से एक बच्चा होता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो डाउन सिंड्रोम वाले मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनकी जो आईज होती हैं मोंगोलाइड आईज होती हैं और उसके जो फेस होता है उसको मोंगोलाइड फेस कहा जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में फिनोटाइपिकली वो मेल होते हैं विद फेमिन फीचर्स होते हैं, उनके अंदर फीमेल फीचर्स होते हैं। इनफर्टिलिटी सबसे मेन है इसमें। टर्नर सिंड्रोम फिनोटाइपिकली फीमेल होते हैं विद अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और इसमें एमेनोरिया यानी कि मीनोपॉज यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी एब्सेंस बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है और इनफर्टिलिटी भी उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।